आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करने जा रहे हैं, जो यूजुअली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चंस का कुल मिला के सेम सा ही आंसर होता है। सो एक स्टैंडर्ड आंसर मैं आपको दे रही हूँ, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो और थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज स्ट्रेटजी एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट। तो बेसिकली स्ट्रेटजी अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, इट इज़ द एक्शन ऑफ प्लानिंग समथिंग, हाउ टू डू और अचीव समथिंग, राइट। तो आप किस तरह से कुछ चीज़ों को प्लान करते हो, अपने कोर्स ऑफ एक्शंस को प्लान करते हो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नोन एज स्ट्रेटजी। जैसे कि हम कोई गेम भी खेल रहे होते हैं, हम किसी कंपटीशन में होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं कि हमने ऐसा क्या करना है ऐसा कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएँ और उस कॉम्पिटिशन को विन कर पाएँ। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए प्लान्स बनाते हैं, हम एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं, फिर उन प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से करते हैं। एंड मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट आप सबको पता ही है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो बेसिकली आप स्ट्रेटजी को प्लान करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको डायरेक्ट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, एंड देन यू कंट्रोल योर स्ट्रेटजी कि आपके पास इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सब सिस्टम विद इट्स एनवायरनमेंट। आप एक वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, सो ऑर्गेनाइजेशन भी एनवायरनमेंट का पार्ट है और हम सभी उसका एनवायरनमेंट का सब सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सब सिस्टम कंसिडर करके उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करना और अपने रिसोर्सेज को आप बेस्ट यूटिलाइज करो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। तो देखो, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी चल रही है, आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और उससे आपने कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे आपके कि मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा तो मैं इस रिजल्ट तक पहुँचूंगा। बट उसके बाद आप एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आ रहे हो, क्यों? उसका रीज़न यही होगा ना कि जो आपकी ओल्ड स्ट्रेटजी है, जो आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स थे उसको नहीं अचीव कर पा रही, या तो आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स बहुत हाई हो गए कि अब आप कुछ और भी अचीव करना चाहते हो साथ में, जो कि आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं है कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं गैप बिटवीन द स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजिक गैप एनालिसिस क्या है? देखो, अगर आपके पास कोई एक एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है जिससे कि आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी वो आउटकम्स नहीं फुलफिल कर पा रही, तो आप एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आ रहे हो जिसके आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं। तो वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी आपके आउटकम्स नहीं फुलफिल कर पा रही है, जिससे जो न्यू स्ट्रेटजी आपको लगता है फुलफिल करेगी, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस गैप। कि आपने सोचा तो था कि ये वाली स्ट्रेटजी मेरी इतने आउटकम्स को अचीव करेगी, बट जब आपने एनालाइज करा कि आपको लग रहा है कि मेरे को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि ये वाले आउटकम्स इस स्ट्रेटजी के साथ नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, तो मैं एक न्यू स्ट्रेटजी लेके आता हूँ विद द डिजायर्ड आउटकम्स। और इसके बीच में, एग्जिस्टिंग और न्यू के बीच में, आउटकम्स की एक्सपेक्टेशंस के बीच में जो गैप होता है उसे हम स्ट्रेटेजिक गैप बोलते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में यही एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्ट्रेटजी क्या होता है, उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, और स्ट्रेटजी को मैनेज करना हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसके प्रोसेस देखते हैं हम। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल, सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, देन इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, देन आप इम्प्लीमेंट करते हो और फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। देखो, ये एक बेसिक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। अगर आप और ऑथर्स के बारे में देखोगे, उन्होंने अलग तरीके से भी दे रखे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर तो आपके पास मॉडल आता है तो राइट एज इट इज़। अगर आपके पास सीक्वेंस आता है तो मैं आपको सीक्वेंस में भी बताऊंगी कि आपको सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन करना है। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाओ एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको चेंज कर लेना, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, देखो, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। आप इन्वायरमेंट को स्कैन करके कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट में ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, उसके बाद आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लेते हो। फॉर्मुलेशन में आप देखते हो कि आपके जो मिशन, विजन,
स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, इनको माइंड में रख के आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो, एक इस तरह की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो जिससे कि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स, आपके मिशन, इनको आउटलाइन कर पाए आपकी स्ट्रेटजी और आप उनको अचीव कर पाओ। और आप देखो कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और इन अल्टरनेटिव्स स्ट्रेटजीज बना सकते हो आप, और उन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखो, एंड उसके बाद एक बेस्ट स्ट्रेटजी को पिक करो। एंड देन नेक्स्ट कम्स योर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। जब आपने एक बेस्ट स्ट्रेटजी पिक कर ली, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो उस स्ट्रेटजी को। उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक बजट्स तैयार करते हो, प्रोग्राम्स बनाते हो, पॉलिसीज बनाते हो कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो अचीव करी जाएंगी। उनको स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना ये मेन काम है। आपने बना तो लिया, प्लान तो सोच लिया, बट उसको एग्जीक्यूट करना सबसे ही ज़्यादा हार्ड काम होता है। और उसके बाद आप कंट्रोल करते हो कि आपने जिस तरह से सोचा था क्या वो वैसे हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो उसमें अगर डेविएशंस आ रही हैं तो कैसे हम उन डेविएशंस को कंट्रोल करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इनको इन डिटेल में समझते हैं कि आपने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरह से करके आना है। ये मैंने ओवरव्यू दिया था कि इसमें आप कैसे करते हो। सबसे पहले आता है हमारे पास एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल इज अ फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन developing and implementing a strategic plan. It is typically consists of several interrelated stages. Include, first is your environmental analysis. This involves assessing the external and internal factors that are likely to affect the organization ability to achieve its objectives. आपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को असेस करना है, एनालाइज करना है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को, मतलब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसकी एबिलिटी को, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है जो उसको अफेक्ट कर सकती है आपकी अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को, तो उन सब चीज़ों का आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि कोविड आ गया था तो हर किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा था, मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, डिमांड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अगर इम्पैक्ट करती है तो आपने उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। देखो, environment must be scanned so as to determine development and forecast of factors that will influence organizational success. So it helps the manager to decide the future path of the organization. Scanning must identify the threats and the opportunities existing in the environment. तो आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या करते हो, स्वॉट एनालिसिस करते हो, बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इन सबको आइडेंटिफाई करते हो और इनकी हेल्प से आप एक स्ट्रेटजी फॉर्म करोगे जिससे कि आपको लगेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमल इफेक्ट होगा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स का, और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर्म करोगे। तो इसमें हम देखते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड मिनिमाइज दिस थ्रेट। अ थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर। आपने ये भी एनालाइज करना है कि आपकी कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या थ्रेट है। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है तो वो थ्रेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे क्या आ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट इंटरनल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हमें हेल्प करेंगे और जो कि जिसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है। एम्प्लॉय की इंटरेक्शन विद आवर एम्प्लॉयज इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट, मैनेजर इंटरेक्शन विद अदर मैनेजर्स, मैनेजमेंट इंटरेक्शन विद शेयर होल्डर्स, असेस टू योर नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रांड की अवेयरनेस कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो रहा है, मेन स्टाफ कौन सा है, ऑपरेशनल पोटेंशियल कितनी है, कि आप में कितनी की पोटेंशियल है। आप सोचते रहे हो कि मैं इतना बड़ी स्ट्रेटजी बना लूँ, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल रिसोर्सेज ही नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि जिससे आप उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। आपको रियलिस्टिक स्ट्रेटजी फ्रेम करनी होती है, कीपिंग इन माइंड योर इंटरनल फैक्टर्स। तो डिस्कशंस, इंटरव्यूज और सर्वेज कैन बी यूज टू एक्सेस द इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए आप डिस्कशन कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। और एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस हमें क्या हेल्प करता है
हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में, राइट। अब बात आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एज द नेम सजेस्ट एक्सटर्नल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इट इंक्लूड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री, कंपटीशन एंड मार्केट ट्रेंड्स दैट कैन इम्पैक्ट द बिजनेस। उन सारी चीज़ों का एनालाइज करना जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमारी बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन सारी इन्वायरमेंट की स्टडी करना, जैसे कि हमारा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, तो ये सारे पार्ट हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। सो दिस स्टेप हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स में कुछ चेंज आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। अब आपका कॉम्पिटिटर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिससे आपको लग रहा है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो आपको भी अपनी टेक्नोलॉजी पे साथ के साथ काम करवाना शुरू करना पड़ेगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो आपके कॉम्पिटिटर से भी बेटर हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें मार्केट एनवायरमेंट एनालिसिस आपको हेल्प करती है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कैसे करवाना है और कैसी स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से और भी अगर कोई अनसर्टेन एनवायरमेंट की फैक्टर्स आते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन कर सकते हैं, उन सबको एनालाइज करके उनके लिए पहले ही प्रिपेयर हो। अब आपने अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। आपने अब बनानी है अपनी स्ट्रेटजी, कीपिंग इन योर माइंड योर मिशन, विजन्स, ऑब्जेक्टिव्स जिनको आपने अचीव करना है। आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान फ्रेम करोगे एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करोगे। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल एनालिसिस, the organization develops a strategic plan that outline its mission, vision, goals and objectives. This stage involves selecting the most appropriate strategy to achieve the organization objectives. Strategies can be categorized as corporate, business और functional strategies. देखो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बाकी ये सारे मेन इन डिटेल हम करेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो देखो आपकी स्ट्रेटजी इज प्लान्ड टू अचीव योर मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस द कंपनी अंडरटेक्स, इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड द रोल इन सोसाइटी, it basically explains the reason for the existence of the firm in the society. It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the company. Basically जो मिशन होता है वो आपका बताता है आपकी कंपनी का एग्जिस्ट करने का रीजन, योर पर्पस, आपकी कंपनी का पर्पस क्या है, कौन सी एक्टिविटीज आपके बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस किस चीज का है, उसमें क्या प्रेजेंट कैपेबिलिटीज है आपके बिजनेस में, कौन सी एक्टिविटीज आपका बिजनेस करता है, कस्टमर का फोकस, रोल इन सोसाइटी, ये सारी चीजें आपका मिशन स्टेटमेंट बताता है। बेसिकली योर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, आपकी फर्म क्यों एग्जिस्ट कर रही है एनवायरनमेंट में, उस रीजन को डिफाइन करता है आपका मिशन स्टेटमेंट कि आप क्यों हो मार्केट में बेसिकली, और आप क्या कर रहे हो मार्केट में, और आपका बिजनेस क्या करता है। एंड विजन स्टेटमेंट इज where you want to see your firm, your company after n number of years, कि आप फ्यूचर में अपनी कंपनी को कहाँ पर देखते हो। जैसे आपका भी विजन होगा कि that I want to be a CEO of that particular X and X company, I want to start my own business, तो ये आपका मिशन होगा कि मैं 10 साल बाद अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ, that is your vision. वैसे vision implies the blueprint of the company's future position, describe where the organization want to land. It depicts the organization aspirations, उनकी organization की चाहते कि वो कहाँ पे देखना चाहते हैं खुद को, and provide a glimpse of what the organization would like to become in future. Every subsystem of the organization is required to follow its vision. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज एक इस तरह से प्लान की जाती हैं ताकि आपका अल्टीमेटली विजन अचीव हो, आपका मिशन अचीव हो। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर द एंड रिजल्ट्स
विच आर टू बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल प्लान। आप एक ऐसे प्लान बनाते हो जिससे कि आपका एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव होंगे तो अल्टीमेटली यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर मिशन एंड विजन, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके मिशन एंड विजन को माइंड में रख के ही फ्रेम किए जाते हैं। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने एंड रिजल्ट्स को अचीव करोगे तो यू आर अल्टीमेटली फोकसिंग टुवर्ड्स योर मिशन एंड विजन। तो बेसिकली आप अपनी स्ट्रेटजीज इस तरह से फ्रेम करते हो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए, अल्टीमेटली योर मिशन विजन ये सारी चीजें अचीव कर पाओ आप। The first step in strategy formulation is developing strategic alternatives in the light of organization strengths, weakness and opportunities and threats in the environment. सबसे पहला स्टेप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का क्या होता है, आपने अपनी स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स डेवलप करने कि आपके पास कितनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को माइंड में रखते हुए कि दीज आर द ऑप्शंस जिसको हम लुक आउट कर सकते हैं कि हम ये स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, 3, 4 ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक स्ट्रेटजी को चूज कर सकते हैं, राइट। सो द सेकेंड स्टेप इज द डीप एनालिसिस ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज अल्टरनेटिव। जो भी आपने अल्टरनेटिव फाइंड्स करे हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स को आप देखोगे और फिर एनालाइज करोगे कि आप अगर ये स्ट्रेटजी यूज करते हो तो आपको इतना बेनिफिट होगा, ये करोगे तो इतना बेनिफिट होगा, एंड उन अल्टरनेटिव्स को माइंड में रखते हुए उनके प्रोज एंड कॉन्स को फिर आप बेस्ट स्ट्रेटजी को, मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को पिक करते हो जो कि सर्व करता है एज अ स्ट्रेटजी फॉर द फर्म। और जो बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट अल्टरनेटिव आप पिक करते हो वो आपकी स्ट्रेटजी होती है फर्म की। अब आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट तो कर ली, एक प्लान क्रिएट तो कर लिया, बट अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना। सो द नेक्स्ट फेज इज स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स पुटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू एक्शन। आपका जो प्लान है उसको, स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको एक्शन में लेके आना। आपने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, बेसिकली रिसोर्सेज जो है उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करवाना है थ्रू दिस स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आप सारे एलोकेट करते हो, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करते हो, एक्शन प्लान्स डेवलप करते हो। So implementation involves coordinating various functional areas of organization to ensure that everyone is working towards the same goal. आप इम्प्लीमेंटेशन में आपकी कोऑर्डिनेटिंग भी आती है, सारी फंक्शनल एक्टिविटीज को इस तरह से कोऑर्डिनेट करना कि सब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं। इट इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. To convert strategic plans into actions and result, a manager must be able to direct organizational change, motivate people, build and strengthen company competencies and competitive capabilities, create a strategic supportive work climate and meet or beat performance targets. तो देखो, प्लान को एक्शन में लाने के लिए सबसे पहले आपका मैनेजर इतना एफिशिएंट हो कि वो एक चेंज को, ऑर्गेनाइजेशन चेंज को ला सके, मोटिवेट कर सके लोगों को कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करें, राइट और अपनी कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ला सके, उनको स्ट्रेंथन करे, अपनी जो भी वीकनेसेस हैं, और एक सपोर्टिव, स्ट्रेटेजिक सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट क्रिएट कर दे जिससे सब में इतना जोश आ जाए एंड कि हमें इस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाना ही है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और गोल्स अपने अचीव करने हैं. In most situations, strategy execution process includes developing budgets that put enough resources into those activities critical to strategic success. आप एक बजट्स डेवलप करते हो जिसके हेल्प से आप इनफ रिसोर्सेज दे पाओ अपनी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो इनफ रिसोर्सेज स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए हमें. आप उनकी स्टाफिंग कर सको. देखो, अब हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाई है, हमें उसके लिए पर्टिकुलरली हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो आप उसकी स्टाफिंग भी कर पाओ, राइट. इंश्योरिंग द पॉलिसीज और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि हैं वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग योर स्ट्रेटेजिक प्लान. बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस को यूज करो टू परफॉर्म कोर बिजनेस एक्टिविटीज और पुशिंग फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी दैट वांट टू एक्सपैंड इंटरनेशनली, एक कंपनी है जो इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाहती है, वो क्या कर सकती है, मे हायर एडिशनल स्टाफ जिसको ग्लोबल एक्सपीरियंस हो. एक न्यू डिवीजन को इस्टेब्लिश कर सकती है जिसमें वो सिर्फ अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस करे, ठीक है. पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इस तरह के इम्प्लीमेंट कर सकती है. बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज को में बिजनेस करने के लिए अपनी डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इन सब चीज़ों को भी डेवलप कर सकती है. सो दिस इज ऑल डन इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कि आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
आप आपने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है कि उसको बेस्ट रिसोर्स को यूज़ कर पाओ, अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में. देन कम्स योर इवेल्युएशन एंड कंट्रोल. So this is the final stage of strategic management process, involves evaluating the success of the plan and making any necessary adjustments. आप अब उसके बाद इवेल्युएट करते हो, आपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, क्या जो रिजल्ट्स आपने सोचे थे वो उतने रिजल्ट्स आपको मिल पा रहे हैं, आपको वो स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो एक सक्सेसफुली सब उसके टुवर्ड्स वर्क कर पा रहे हैं, कोई डेविएशंस तो नहीं है, कोई करेक्टिव मेजर्स तो नहीं हमें लेने चाहिए. So this involves monitoring progress towards goal, identifying any deviations from the plan, taking corrective actions as needed, right? So evaluation makes sure that the organization strategy as well as its implementation meets the organizational objectives. ये ट्रिगर पॉइंट होता है फॉर डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू और चेंज द कंपनीज विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड अ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन मैथड. कि इससे आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको जो भी आप स्ट्रेटजी चूज कर रहे हो क्या उसको आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. जो हमने गैप स्टार्टिंग में एनालाइज करा था कि आपने एनालाइज करा कि आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी आउटकम्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो आप एक न्यू स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हुए क्योंकि आपके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे आपको लगता था कि ये न्यू स्ट्रेटजी अचीव कर पाएगी उस परफॉर्मेंस गैप. ठीक है. सो ओवरऑल द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल है ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से आप स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अल्टीमेटली उसको इवेल्युएट करोगे और कंट्रोल करोगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट. कि आपकी स्ट्रेटजी वो बेटर है या नहीं. एंड देखो दिस इज अबाउट अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल आता है, प्रोसेस मॉडल आता है. देखो अगर आपके पास सीक्वेंस पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने मिशंस और विजन्स को एम्बार्क करना है, उनको देखना है कि आपका मिशन क्या कहता है, आपका विजन क्या कहता है. एंड अपने मिशन एंड विजन्स को अच्छे से एनालाइज करने के बाद और अपने मिशन एंड विजन को डिसाइड करने के बाद फिर आप करते हो एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंट का एनालिसिस करने के बाद आप वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज देखते हो, उसमें से फिर आप उन स्ट्रेटजीज का एनालाइज करते हो, उनमें से फिर एनालाइज करते हो कि कौन सी स्ट्रेटजी के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. उस एनालाइज करने के बाद आप बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हो. उसके बाद फिर आती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो हमने पढ़ी कि आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो. इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर आती है आपकी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल कि आप किस तरह से उसको इवेल्युएट करते हो और कंट्रोल करते हो. तो आप इस तरह से भी अपने प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो. देखो चीज़ें तो सारी सेम ही हैं, एलिमेंट्स तो सेम ही हैं, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको राइट डाउन कर सकते हो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इसी वे में लिखना है. बेसिकली आपको स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, फॉर्मुलेट करनी है एंड देन इम्प्लीमेंट करनी है एंड देन उसको कंट्रोल करना है. एंड वो किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है. सो होप यू लाइक्ड माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.